मेरा नाम साइमा है। शादी से पहले मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और गाँव की रहने वाली थी। मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं क्लास तक की शिक्षा पाई थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन मीडियम थी। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए मेरे माँ बाप को मेरी शादी करने की बहुत जल्दी हो रही थी। वैसे भी गाँव में लड़कियों की जल्दी ही शादी कर दी जाती है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अच्छा रिश्ता तलाश किया और पड़ोस के गाँव से एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का गाँव का ही था, लेकिन उसकी नौकरी कतर में लगी हुई थी और उसकी नौकरी बहुत अच्छी थी। मेरे घरवालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। लड़का पढ़ा लिखा भी था और दूसरे देश में नौकरी कर रहा था। यह रिश्ता मिल जाने के बाद मेरी चाहत भी पूरी हो गई थी और मेरे घरवालों को भी रिश्ता पसंद आया था। मेरा होने वाला पति कतर में नौकरी कर रहा था। वह अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था और उसके छोटे 3 भाई बहन थे। मेरे होने वाले पति के पिता काफी सालों पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन मां का साया अभी तक उन पर था। हमारा रिश्ता फोटो देखकर तय हो गया था। लड़के का फोटो मुझे और मेरा फोटो लड़के को दिखाया गया था। क्योंकि लड़का कतर में नौकरी करता था, वह बार-बार यहाँ नहीं आ सकता था। लड़के वालों की शर्त थी कि उनका बेटा शादी के टाइम पर ही हिंदुस्तान वापस आएगा। मेरे पिता के जानने वाले दोस्त ने यह रिश्ता करवाया था, इसलिए मेरा होने वाला पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। दोनों परिवारों की मर्जी से हमारा रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। मेरी शादी की पहली रात जब मैं अपने पति से मिली, तो मुझे उनका व्यवहार बहुत पसंद आया। मेरी ससुराल भी ठीक-ठाक थी। घर छोटा था लेकिन मेरे पति की कमाई अच्छी थी। मेरी माँ ने समझाया था कि घर से कुछ नहीं होता, लड़के की कमाई अच्छी होनी चाहिए। मैंने भी इस बात को मान लिया था। शादी के 4 दिन बाद ही मेरे पति ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें कतर वापस जाना था। यह सुनकर मैं रोने लगी थी। हमारी शादी को सिर्फ 3-4 दिन ही हुए थे और मेरे पति शोएब मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। शादी से पहले मुझे पता था कि मेरे पति कतर में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे इतनी जल्दी वापस जाने की तैयारी करने लगेंगे। मैंने सोचा था कि शायद वे 1-2 महीने यहाँ रहेंगे, मुझे घुमाएंगे फिराएंगे, हमारी अच्छी बातचीत होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने पति से कहा कि मैं आपके बिना यहाँ कैसे रहूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने कहा कि यह उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ उनकी नौकरी है और वे ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रह सकते। कंपनी ने अचानक उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी थीं, इसलिए बार-बार वहाँ से फ़ोन आ रहे थे। मेरे पति ने अपना सामान पैक किया और बाजार गए। जब वे वापस आए, तो वे 15 से 20 किलो फिटकरी लेकर आए और मुझसे कहा कि इसे उनके सामान में रख दूं। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने पूछा कि वहां जाकर इसका क्या करेंगे। मेरे पति ने हंसते हुए कहा कि कतर की औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती है और वहां इसकी बहुत वैल्यू है। कतर की औरतें इसे डबल रेट में भी खरीदने के लिए तैयार रहती है। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं परेशान न होऊं, वे जल्द ही मुझे बुला लेंगे। मैंने उनके सामान में फिटकरी रख दी और रोते हुए उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके मुझे भी अपने पास बुला लेना। मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उनकी बहनें फ़ोन पर मेरे बारे में बहुत बुराइयां करती थीं, जिससे मेरे पति भी तंग आ गए थे। वे रोज़ मुझसे फ़ोन पर बातें करते थे और कहते थे कि उन्हें मेरी बहुत याद आती है। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझे अपने पास कतर बुला रहे हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपनी जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने शोएब से पूछा कि उनके लिए यहाँ से कुछ लेकर आओ, तो उन्होंने कहा कि 20 किलो फिटकरी लेकर आना। यह सुनकर मैं हैरान हो गई थी। इतनी सारी फिटकरी का कतर की औरतें क्या करती है, यह जानने की मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी। कतर पहुंचकर मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार किया। मैंने उनसे पूछा कि वे इतनी सारी फिटकरी का क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ की औरतें इसे बहुत महत्व देती है। कुछ समय बाद मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब उन्हें यहाँ रखना पॉसिबल नहीं है और मुझे वापस हिंदुस्तान जाना होगा।
मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। आखिरकार उन्होंने मुझे अनुमति दे दी और मैंने पास के घरों में काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि कतर की औरतें फिटकरी का क्या करती है। जब मैंने एक घर में काम किया तो देखा कि वहाँ की औरतें फिटकरी को पानी में डालकर रखती थीं। इससे मेरी उत्सुकता बढ़ गई और मैंने अपने पति से पूछा। उन्होंने हंसते हुए कहा कि वे भी नहीं। मेरा नाम साइमा है। शादी से पहले मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और गाँव की रहने वाली थी। मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं क्लास तक की शिक्षा पाई थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन मीडियम थी। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए मेरे माँ बाप को मेरी शादी करने की बहुत जल्दी थी। गाँव में लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, तो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखना शुरू किया। पड़ोस के ही गाँव से मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का कतर में नौकरी करता था और उसकी नौकरी बहुत अच्छी थी। मेरे घर वालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। लड़का पढ़ा लिखा भी था। मेरा भी यही ख्वाब था कि मेरी शादी किसी पढ़े लिखे इंसान से हो। यह रिश्ता मिल जाने के बाद मेरी चाहत भी पूरी हो गई थी। लड़के का नाम शोएब था। शादी के बाद जब मैं पहली बार शोएब से मिली तो मुझे उनका बर्ताव बहुत पसंद आया। शादी के 4 दिन बाद ही उन्हें कतर वापस जाना था। मैं इस बात से बहुत दुखी हो गई क्योंकि हमने अभी तक एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं था। शोएब ने मुझे बताया कि उनकी छुट्टियां अचानक कैंसिल हो गई है और उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। शोएब ने कतर जाते वक्त अपने सामान में 15 से 20 किलो फिटकरी रखवाई। मुझे यह अजीब लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वह इतना सारा फिटकरी लेकर क्या करेंगे। जब मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि कतर की औरतें इसका कुछ अलग ही इस्तेमाल करती है और इसकी वहाँ बहुत वैल्यू है। शोएब के जाने के बाद मैं ससुराल में अकेली रह गई। उनकी बहनों को मेरा वहाँ रहना पसंद नहीं था और वे हमेशा मुझसे झगड़ती रहती थीं। शोएब से फ़ोन पर बात होती रहती थी और वह भी मुझे बहुत याद करते थे। एक दिन शोएब ने मुझे बताया कि वह मुझे अपने पास कतर बुला रहे हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। कतर पहुंचने पर शोएब ने फिर से मुझसे 20 किलो फिटकरी लाने के लिए कहा। मुझे यह बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने उनकी बात मानी। कतर में मैंने देखा कि हर घर में फिटकरी मौजूद थी और यह बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। मैंने शोएब से इस बारे में पूछा, लेकिन वह भी नहीं जानते थे कि फिटकरी का क्या किया जाता है। कतर में रहते हुए मैंने घरों में काम करने का फैसला किया। मैंने खाना बनाने और सफाई का काम शुरू कर दिया और मेरी कमाई भी अच्छी हो गई। शोएब भी इस बात से खुश थे। एक दिन शोएब के दोस्त के घर पर डिनर के दौरान मैंने उनकी पत्नी आयशा से फिटकरी के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि फिटकरी का उपयोग कतर में विशेष रूप से किया जाता है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। धीरे धीरे मुझे कतर में रहने की आदत हो गई। मैंने कई लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और सभी मेरे काम से खुश थे। मेरी और शोएब की जिंदगी अब सामान्य हो गई थी और हम दोनों खुश थे। मुझे यह एहसास हो गया था कि प्यार और विश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस तरह मेरी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत थोड़ी कठिन रही, लेकिन अब मैं और शोएब एक साथ खुश थे और हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी। कतर में मेरी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। शोएब और मैं एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करते थे, भले ही उनके काम की वजह से हम ज़्यादा समय साथ नहीं बिता पाते थे। लेकिन मैंने खुद को व्यस्त रखा और अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। एक दिन जब मैं एक कतर की महिला, जिसका नाम लीला था, के घर काम कर रही थी, उसने मुझसे फिटकरी के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मैं भी नहीं जानती कि इसका क्या किया जाता है। उसने हंसते हुए मुझे बताया कि फिटकरी को पानी में डालकर उसे त्वचा की सफाई और ताजगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह जानकारी मेरे लिए नई थी और मैंने इसे ध्यान में रख लिया। लीला के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे कतर की संस्कृति, रीति रिवाजों और वहाँ की जीवनशैली के बारे में बहुत कुछ सिखाया।
उसने मुझे खाना बनाने की नई रेसिपी भी सिखाई, जिससे मेरे कुकिंग स्किल्स में भी सुधार हुआ। उसकी मदद से मैं कतर में खुद को और ज़्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महसूस करने लगी। एक दिन शोएब ने मुझे एक अच्छी खबर दी। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी उन्हें प्रमोशन देने वाली है और उनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इससे हमारे भविष्य की योजनाएं और मजबूत हो जाएंगी। हमने मिलकर अपनी बचत को सही तरीके से निवेश करने की योजना बनाई, ताकि हम अपने परिवार और बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित महसूस कर सकें। समय बीतता गया और मैं कतर में अपने नए दोस्तों के साथ अच्छी तरह घुल-मिल गई थी। मैंने कतर की भाषा अरबी भी थोड़ी बहुत सीख ली थी, जिससे वहाँ की लोकल महिलाओं से बात करना आसान हो गया था। शोएब भी मेरी इस प्रगति से बहुत खुश थे और हमें एक दूसरे के साथ बिताने का समय भी बढ़ गया था। कुछ महीनों बाद शोएब ने मुझे एक और खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने उन्हें और मुझे एक लंबी छुट्टी दी है और हम भारत वापस जाकर अपने परिवार से मिल सकते हैं। यह सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमने तुरंत अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। भारत वापस आकर हमने अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया। मेरे माता-पिता ने भी मुझे देखकर राहत की सांस ली और खुश हुए कि मैं कतर में खुश हूँ। शोएब ने मेरे परिवार के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स लाए थे, जिससे सभी बहुत खुश थे। भारत में रहते हुए मैंने अपने गांव की लड़कियों से बात की और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। मैंने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में कुछ बड़ा करें और अपने सपनों को पूरा करें। इस दौरान मैंने देखा कि कई लड़कियों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और उनसे प्रेरित हुईं। कुछ हफ्तों बाद हम कतर वापस लौट आए। वहाँ की जिंदगी अब और भी खुशनुमा लगने लगी थी। शोएब और मेरी बॉन्डिंग और भी मजबूत हो गई थी और हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। हमारी जिंदगी में अब नई ऊर्जा और उत्साह था। मैंने अपने अनुभवों से सीखा कि किसी भी मुश्किल का सामना प्यार, विश्वास और मेहनत से किया जा सकता है। शोएब और मैं एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी जिंदगी की राह पर आगे बढ़ रहे थे। इस तरह मेरी जिंदगी की कहानी एक नया मोड़ ले चुकी थी और मैं इस सफर में अपने हर पल का आनंद ले रही थी। हमारी जिंदगी में अब नई ऊर्जा और उत्साह था। मैंने अपने अनुभवों से सीखा कि किसी भी मुश्किल का सामना प्यार, विश्वास और मेहनत से किया जा सकता है। शोएब और मैं एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी जिंदगी की राह पर आगे बढ़ रहे थे। एक दिन जब मैं घर में काम कर रही थी, तो शोएब ने मुझे एक और खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने उन्हें एक बड़ी परियोजना पर काम करने का मौका दिया है, जो उन्हें दुबई ले जाएगा। यह सुनकर मैं थोड़ी चिंतित हुई, क्योंकि हमें फिर से एक नए देश में जाना पड़ेगा और वहाँ की जिंदगी को संभालना पड़ेगा। लेकिन शोएब ने मुझे भरोसा दिलाया कि यह हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा और हम इस अवसर का पूरा फायदा उठा सकते हैं। दुबई जाने की तैयारी में हम दोनों ने अपने सभी जरूरी सामान पैक किया और अपने दोस्तों से विदा ली। दुबई पहुंचकर हम नए माहौल में ढलने लगे। वहाँ की चमकदमक और ऊंची-ऊंची इमारतें देखकर मैं दंग रह गई। दुबई सच में एक खूबसूरत शहर है। शोएब अपने काम में व्यस्त हो गए और मैंने दुबई में नई जगहों को घूमना शुरू किया। वहाँ मैंने कई नए दोस्तों से मुलाकात की और उनसे दुबई की संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैंने दुबई के बाजारों में घूमकर वहाँ की खूबसूरत चीजें खरीदीं और नई जगहों का आनंद लिया। एक दिन जब मैं एक कैफे में बैठी थी, तो मेरी मुलाकात सारा नाम की एक महिला से हुई। सारा दुबई में ही पली बड़ी थी और उसने मुझे दुबई के कई रोचक स्थानों के बारे में बताया। उसने मुझे अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप में शामिल होने का न्योता दिया, जो हर हफ्ते दुबई की नई-नई जगहों को घूमने जाता था। मैंने यह प्रस्ताव खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। इस ग्रुप में शामिल होकर मैंने दुबई की बहुत सी जगहें देखीं और वहाँ की अनूठी संस्कृति को नज़दीक से समझा। मैंने वहाँ के लोकल खाने का स्वाद चखा और वहाँ की कला और संगीत को भी अनुभव किया।
सारा और उसके दोस्तों के साथ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने दुबई में खुद को और ज़्यादा आत्मनिर्भर महसूस किया। शोएब की परियोजना भी अच्छी चल रही थी और उनके काम में भी तरक्की हो रही थी। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कंपनी ने उन्हें और 1 साल के लिए दुबई में रहने का प्रस्ताव दिया है। हमने इसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया और दुबई में ही अपनी जिंदगी को और भी खुशहाल बनाने का संकल्प लिया। दुबई में रहते हुए मैंने अपने कुकिंग स्किल्स को और निखारा और अपने दोस्तों को भारतीय खाना खिलाया। सभी ने मेरे हाथ के खाने की बहुत तारीफ की और मैंने सोचा कि क्यों न मैं एक छोटा सा कुकिंग क्लास शुरू करूं, जहां मैं लोगों को भारतीय खाना बनाना सिखा सकूं। शोएब ने भी मेरे इस विचार का समर्थन किया और मैंने अपने कुकिंग क्लास की शुरुआत कर दी। मेरे कुकिंग क्लास को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और धीरे-धीरे मेरी क्लास की ख्याति बढ़ने लगी। लोग मेरे खाने की तारीफ करते और मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहित करते। इस अनुभव ने मुझे और ज़्यादा आत्मविश्वासी बना दिया और मैंने महसूस किया कि मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकती हूँ। दुबई में हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और हम दोनों ने मिलकर अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। मैंने अपने कुकिंग क्लास को और भी बड़ा बनाने की योजना बनाई और शोएब ने अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लिया। हम दोनों ने मिलकर अपने जीवन को और भी खुशहाल और सफल बनाने का सपना देखा। इस तरह हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आया और हमने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए। दुबई में हमारा यह सफर अद्भुत और प्रेरणादायक था और हमने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी जिंदगी को और भी सुंदर बना लिया। दुबई में हमारे कुकिंग क्लास की सफलता ने मुझे बहुत संतुष्टि दी, लेकिन मैं और भी बड़ी योजनाएं बनाने लगी। एक दिन शोएब ने मुझे बताया कि उन्होंने एक निवेशक से मुलाकात की है जो हमारे कुकिंग क्लास को एक बड़े स्तर पर ले जाने में रुचि रखता है। यह सुनकर मैं बेहद खुश हुई और हमने अपनी योजनाओं पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। हमने मिलकर एक बिजनेस प्लान तैयार किया और निवेशक के साथ कई बार बैठकें कीं। आखिरकार हमारे कुकिंग क्लास को एक पेशेवर कुकिंग स्टूडियो में बदलने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। हमने एक खूबसूरत स्थान किराए पर लिया और वहां अपने कुकिंग स्टूडियो की शुरुआत की। स्टूडियो में हर आधुनिक सुविधा मौजूद थी और वहां आने वाले लोग भारतीय खाने की बारीकियों को सीखकर बहुत खुश होते थे। हमारा स्टूडियो धीरे-धीरे मशहूर होने लगा और हम स्थानीय मीडिया का ध्यान आकर्षित करने लगे। एक दिन एक प्रसिद्ध कुकिंग शो के प्रोड्यूसर ने हमसे संपर्क किया और हमें अपने शो में आने का निमंत्रण दिया। शोएब और मैंने यह निमंत्रण खुशी-खुशी स्वीकार किया और शो में हिस्सा लिया। वहां मैंने अपने कुछ विशेष व्यंजन बनाए और शो के दर्शकों से ढेर सारी तारीफें बटोरीं। इस कुकिंग शो के बाद हमारी पहचान और भी बढ़ गई और हमारे स्टूडियो में लोगों की भीड़ लगने लगी। हमने अपने स्टूडियो में अलग-अलग प्रकार के कुकिंग कोर्सेज शुरू किए और लोगों को भारतीय खाने की विविधता से परिचित कराया। इस सफलता से हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और हमने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। शोएब और मैंने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलने की योजना बनाई, जहां लोग हमारे हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खा सकें। हमने अपनी जमा पूंजी और निवेशकों की मदद से एक शानदार रेस्टोरेंट की शुरुआत की। हमारे रेस्टोरेंट का उद्घाटन एक बड़े समारोह के साथ हुआ, जिसमें दुबई के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति और हमारे दोस्तों ने हिस्सा लिया। रेस्टोरेंट की सफलता ने हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अब हम न केवल दुबई में बल्कि अन्य देशों में भी अपने रेस्टोरेंट की शाखाएं खोलने की योजना बनाने लगे। हमारे रेस्टोरेंट की ख्याति बढ़ने लगी और हमें कई पुरस्कार और सम्मान मिलने लगे। इस सफर में हमें कई मुश्किलें भी आईं, लेकिन हमने मिलकर हर चुनौती का सामना किया। हमारी मेहनत और समर्पण ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया था और हम जानते थे कि आगे भी हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी। शोएब और मैं एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े रहे और हमारी यह साझेदारी हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाती गई। दुबई में हमारे रेस्टोरेंट की सफलता ने हमें यह सिखाया कि अगर इंसान अपने सपनों के प्रति समर्पित हो और मेहनत करे, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
हमने अपने जीवन में कई नए अनुभवों को संजोया और अपने रिश्ते को और भी गहरा बनाया। हमारे इस सफ़र ने हमें सिखाया कि प्यार, विश्वास और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और जीवन को खूबसूरत और खुशहाल बनाया जा सकता है। इस तरह, दुबई में हमारे सपनों की यह कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा बन गई, जो हमें हमेशा याद रहेगी। यह कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें।